4 मास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठो सुल्तान चूक मती चौहान। तो जय हिंद, जय भारत साथियों। तो साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंदर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवन कथा के बारे में समझने वाले हैं कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान बने थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान 1177 से लेकर 1192 तक उन्होंने शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था और पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कपूरी देवी था। यानी बचपन में ही पृथ्वीराज चौहान के पिता पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के चले गए थे। यानी बचपन में ही वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर देव। यानी 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक कंप्लीट हो चुका था। तो आप सोच सकते हो साथियों कि जिसने बचपन से ही संघर्ष किया उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों भरा रहता है, उसकी जीत हमेशा बड़ी होती है, उसका अंदर इतिहास से नाम होता है। यानी जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। यानी आप दोस्तों बाबर को देख सकते हो, बाबर भी 11 वर्ष की उम्र में ही राजा बना था और अकबर ने अपनी पहली लड़ाई 14 वर्ष की उम्र में ही लड़ी थी, पानीपत का युद्ध 1556 के अंदर। तो पृथ्वीराज चौहान भी 11 वर्ष की उम्र के अंदर क्या बन गए थे, राजा बन चुके थे और इनकी माता थी कपूरी देवी, वो उनका साथ निभा रहे थे, उनकी संरक्षिका के रूप में खड़ी हुई थी। यानी इनकी माता थी कपूरी देवी, ये इनका पूरा साथ दे रही थी, इनकी संरक्षिका थी इनकी माता कपूरी देवी। और पृथ्वीराज चौहान को सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था ना वो इनके मुख्यमंत्री और सेनापति, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो मुख्यमंत्री और सेनापति थे ना, ये पृथ्वीराज चौहान के बहुत ही अधिक विश्वास पात्र थे। अगर आपकी जिंदगी में आपका अगर दोस्त अच्छा है, आपको अच्छा दोस्त मिलेगा ना तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। अगर आपका दोस्त अगर खराब है, अगर आपके दोस्त की हरकतें खराब है तो आपका जीवन नरक भी बन सकता है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके दोस्त के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका साथी कैसा है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का नाम था कदमवास या केम्बास के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम था भूमनमल था। और पृथ्वीराज चौहान के सेनापति और मुख्यमंत्री ने पृथ्वीराज चौहान का बहुत ही ज्यादा सहयोग दिया था। पृथ्वीराज चौहान को कुछ उपाधियां मिली हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को राय पितौरा के नाम से जाना जाता है। राय पितौरा का मतलब होता है युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाला। और पृथ्वीराज चौहान को दल पंगलू के नाम से भी जाना जाता है। दल पंगलू का मतलब होता है विश्व विजेता। और हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से पृथ्वीराज चौहान को भी जाना जाता है और अंतिम हिंदू सम्राट सूरजमल जाट को भी जाना जाता है। अब अपन आगे समझते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में किस प्रकार संघर्ष किया था। तो दोस्तों अब अपन समझते हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन की सबसे पहली विजय और पृथ्वीराज चौहान के जीवन का टर्निंग पॉइंट। इसी युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान भारत में सबसे ज्यादा फेमस होने लगे थे। तो वो युद्ध था महोबा का युद्ध, जो 1182 में हुआ था। महोबा का युद्ध हुआ था, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने एक जाति थी बंडानक जाति, उसका दमन किया था, जो सतलज प्रदेश के अंदर रहती थी। वो 1182 में हुआ था। क्योंकि बंडानक जाति ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक थे, ये अलवर और भरतपुर वाला एरिया था जो अजमेर के आसपास वाला था, उस पर कब्जा कर लिया था बंडानक जाति ने। तो पृथ्वीराज चौहान ने इनकी शक्ति को देखकर इनका क्या कर लिया था, दमन कर लिया था। अब पृथ्वीराज चौहान ने बंडानक जाति का दमन किया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान बंडानक वहां से भाग गए थे। तो वहां पर भी पृथ्वीराज चौहान का राज्य क्या हो चुका था, स्थापित हो चुका था। तो पृथ्वीराज चौहान की सीमा पर एक महोबा का एक शासक था परमर्दी देव चंदेल, उसकी सीमा के साथ लग चुकी थी। अब परमर्दी देव चंदेल को क्या होने लगी, तकलीफ होने लगी, क्योंकि उसे पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य मेरी सीमा से टच करने लगा है। क्योंकि बंडानक वहां से भाग चुके थे तो वहां पर भी शासक किसका हो गया था, पृथ्वीराज चौहान का शासन था। यानी अब परमर्दी देव चंदेल जो शासक था ना, वो भी अब दुख में रहने लगा, क्योंकि उसको भी तकलीफ सताने लगी। क्या पता कल पृथ्वीराज चौहान मुझ पर आक्रमण न कर दे और मुझे भी न दबा दे, यानी मेरा भी दमन न कर दे और मेरा भी नरसंहार न कर दे। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान मुझ पर आक्रमण करे, उससे पहले मैं पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देता हूँ। उसने अपने 2 सेनापति अल्लाह और उद्दल को बुलाया। यानी जब महोबा का युद्ध हुआ था ना 1182 में, उससे पहले अल्लाह और उद्दल जो कन्नौज के शासक थे ना, जयचंद गेडवाल, उनके दरबार में रहते थे। वहां से परमर्दी देव चंदेल ने अल्लाह और उद्दल को बुलाया। अल्लाह और उद्दल ने इस युद्ध के अंदर बहुत ही वीर गति से युद्ध किया था। अल्लाह और उद्दल ने यह नहीं सोचा था कि आगे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने यही सोचा था कि मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। और इस युद्ध के अंदर आखिरकार पृथ्वीराज चौहान की विजय हो चुकी थी और अल्लाह और उद्दल इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और परमर्दी देव चंदेल इस युद्ध के अंदर हार चुके थे। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस होने लगे थे, बहुत ही हाईलाइट होने लगे थे, ट्विटर पर ट्रेंडिंग 1 के रूप में चलने लगे थे पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही ज्यादा पोस्टें वायरल हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। इस युद्ध के बाद अल्लाह और उद्दल के लिए कहावत कही जाने लगी कि 12 बरस कुकुट जिए, 13 बरस सियार, 18 बरस शतरानी जिए, बाकी जीवन धिक्कार। और इस युद्ध के अंदर अल्लाह और उद्दल वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर गोरा और बादल, जेता और कूपा फेमस है, उसी प्रकार यूपी के अंदर भी अल्लाह और उद्दल फेमस है। आइए अब समझते हैं पृथ्वीराज चौहान की अपने जीवन की दूसरी सबसे बड़ी विजय।
तो दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा युद्ध विजय किया था 1182 के अंदर, तब पृथ्वीराज चौहान के नजदीकी एक शासक था, उसका नाम था जयचंद गढ़वाल। तो जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान से जलने लगा। जैसे कि आप अगर किसी चीज के अंदर प्रोग्रेस करने लगते हो, आपकी कहीं नौकरी लग जाती है, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके पड़ोसी आपसे जलने लगते हैं। वो आपको हमेशा नीचे गिराने की सोचेंगे या आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने। उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान के पास में जयचंद गढ़वाल रहता था, यानी पृथ्वीराज चौहान के पास ही जयचंद गढ़वाल का शासन था। जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान से जलने लगा। इसका प्रमुख कारण ये थे कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल की सीमाएं मिलने लगी। दोनों के राज्यों की सीमाएं आपस में मिलने लगी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। दूसरी बात, दिल्ली पर अधिकार। पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे और जयचंद गढ़वाल भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, यानी दोनों दिल्ली के शासक बनना चाहते थे। साम्राज्यवादी नीति। पृथ्वीराज चौहान भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और जयचंद गढ़वाल भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और एक बात आती है, वो होती है संयोगिता का स्वयंवर। यानी जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी, उसका नाम था संयोगिता। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब वो इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि कोई भी राजा देखकर उसे शादी करना चाहता था। एक बार क्या, दिल्ली से एक बार कोई चित्रकार आया था, उसने कन्नौज के अंदर आया था, उसने पृथ्वीराज चौहान का एक चित्र बनाया। संयोगिता ने जैसे ही पृथ्वीराज चौहान का चित्र बनाया और पृथ्वीराज चौहान को एक फरिश्ता समझने लगी कि ये आदमी तो देवलोक से आया हुआ है, पृथ्वीराज चौहान तो देवलोक से आए, ये तो ओनली फॉर मेरे लिए ही बने। तो उसने अपने पापा जयचंद गढ़वाल से कहा कि पापा, मैं शादी करूंगी तो पृथ्वीराज चौहान से ही करूंगी, बाकी मैं शादी नहीं करूंगी। जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान का क्या था, दुश्मन मानते थे, यानी पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानते थे जयचंद गढ़वाल। तो दुश्मन से शादी कैसे करवाते? तो जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता के स्वयंवर का एक कार्यक्रम रखा था और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। उस राजसूय यज्ञ के अंदर पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि पृथ्वीराज चौहान की जो बाहर जो अपने जो जहां पर वो सैनिक खड़े रहते हैं ना, कोई नमस्कार करने वाले होते हैं, सैल्यूट करने वाले होते हैं, वहां पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनाती। जहां पर सब लोग चंपल उतारते थे ना, वहां पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाती और यह कहा कि पृथ्वीराज चौहान की जगह यही है, मेरे साम्राज्य के अंदर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ये सारी सूचनाएं मिल रही थी, तो संयोगिता को भी पृथ्वीराज चौहान की वो मूर्ति वहां लगाना अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पापा को मना भी किया था कि पिताजी, ये मूर्ति यहाँ मत लगाइए, क्योंकि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, इनका आदर्श उच्च स्थान है, इनका जीवन के अंदर उच्च स्थान है। लेकिन उनके पापा जयचंद गढ़वाल इस बात को नहीं समझे। तो कोई बात नहीं, यज्ञ का शुरू किया, एक एक राजा को बुलाया, वो संयोगिता से क्या कराने लगे, बात करवाने लगे। तो संयोगिता ने पूछा कि जीके का कोर्स कर लिया? किसी ने बोला मैं लाइव क्लास नहीं पढ़ता हूँ, किसी ने बोला मैंने जीके का कोर्स कंप्लीट नहीं किया, किसी ने कहा मेरे हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, किसी ने कहा मेरे पॉलिटिक्स कंप्लीट नहीं। संयोगिता ने सभी राजाओं को ठुकरा दिया और पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी ना, उस पे जाके माला पकड़ा, यानी पृथ्वीराज चौहान भी वहां पर मौजूद थे, वो अपना वेश बदल कर आए हुए थे। जैसे ही संयोगिता ने उस मूर्ति के अंदर माला डाली और पृथ्वीराज चौहान वहां पर अपने घोड़े समेत आ गए थे और संयोगिता को वहां से उठाकर ले गए थे। संयोगिता को घोड़े पर बिठाया और संयोगिता को वहां से लेकर रवाना हो गए। तभी जयचंद गढ़वाल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान कन्नौज से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल के सैनिकों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को अजमेर लेकर आए और संयोगिता से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों आगे तराइन का पहला और दूसरा युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए सबसे निर्णायक युद्ध था। तो दोस्तों अब अपन समझने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सबसे निर्णायक युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। इन दोनों युद्धों को अपन एक साथ समझेंगे। मोहम्मद गोरी जो गजनी का शासक था, ऐसा भी माना जाता है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए जयचंद गढ़वाल ने रिश्वत दी थी, लेकिन इसका कोई इतिहास के अंदर प्रमाण नहीं मिला था। मोहम्मद गोरी जिसने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान का एक राज्य था बठिंडा, उस पर 1188 के अंदर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। बठिंडा के ऊपर 1188 के अंदर, बल्कि वहां पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। अब पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आ गया कि गोरी ने मेरे साम्राज्य के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गोरी के ऊपर आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। यह युद्ध हरियाणा के अंदर हुआ था। तो आपको कंपटीशन के हिसाब से तो ये याद रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 के अंदर। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पूर्ण रूप से हार चुका था और वो युद्ध छोड़ के भाग गया था, यानी तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। कुछ इतिहासकार तो ऐसे कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को अजमेर लाया गया था और वहां कुछ दिन तक बंदी बना के रखा था, बल्कि कुछ इतिहासकार तो ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को वहीं पर माफ कर दिया था और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को एक मौका और दिया था जिंदगी में सुधर जाने का।
मोहम्मद गोरी वहां से चला गया। मोहम्मद गोरी जाने के पश्चात मोहम्मद गोरी अपना किसी भी प्रकार से बदला लेना चाहता था। अब आया था तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 के अंदर हुआ था। इस युद्ध के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि जयचंद गढ़वाल ने फिर से मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए। अब जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था ना, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के साथ छल कपट हुआ था। ऐसा हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का मैदान था जो हरियाणा के अंदर आता, वहाँ अपना डेरा लगा रखा था, यानी कैंप लगा रखे थे, और मोहम्मद गोरी ने थोड़ी दूरी पर अपने कैंप लगा रखे थे। मोहम्मद गोरी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर आता और पृथ्वीराज चौहान से हेलो हाय बाय करके चला जाता था। तो पृथ्वीराज चौहान तो ये समझ रहा था कि मोहम्मद गोरी अब आक्रमण नहीं करेगा। एक मोहम्मद गोरी ने एक दिन योजना बनाई कि अपन युद्ध के अंदर आखिरकार हार क्यों रहे, अपने लिए लड़ाई ओनली फॉर लूट मारे, बल्कि राजस्थान के वीर पुरुषों के लिए जो लड़ाई है ना, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपनी देशभक्ति के लिए बलिदान भी दे सकते हैं, इसीलिए ये लड़ाई के अंदर हमसे हमेशा जीत जाते हैं। मोहम्मद गोरी ने योजना बनाई कि दिन के युद्ध के समय तो इनसे अपन जीत नहीं सकते, तो अपन को इस युद्ध के अंदर छल कपट करना पड़ेगा। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, बहुत सारी लकड़ियां एक साथ लेके आया, लकड़ियां लाए, लकड़ियों के बहुत सारे बंडल रखे और उनके अंदर आग जलाए। तो पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने तो सोचा कि मोहम्मद गोरी आग ताप रहा है, क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम था। पृथ्वीराज चौहान के सारे सैनिक सो चुके थे, यानी लगभग रात के 2:30 बजे थे, यानी 2:30 हो रहे थे उस समय। उस समय मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की विश्राम करती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया और जितने कैंप लगे हुए थे ना, सब पर क्या कर दी, आग लगा दी। सारे सैनिक जिंदा जल चुके थे, जो सैनिक बचे हुए थे उनका कत्लेआम करवा दिया था मोहम्मद गोरी ने। पृथ्वीराज चौहान की सेना पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान के पास उस समय 3 लाख से ज्यादा सैनिक थे, लेकिन मोहम्मद गोरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। तो भी मोहम्मद गोरी इस युद्ध के अंदर जीत गया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने छल कपट का साथ किया था। अब पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े के ऊपर बैठे और इस तराइन के मैदान से बाहर चले गए थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो रियल घोड़ा था ना, वो घोड़ा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े को भी बदल दिया था, उसलिए इस घोड़े का नाम क्या था, नाट्यरंभा था। नाट्यरंभा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े को बदला गया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने ऐसा घोड़ा लाके पृथ्वीराज चौहान के घोड़े के स्थान पर बदला था, जो घोड़ा किसी भी संघ की आवाज सुनते डांस करने लगता है, यानी नृत्य करने लगता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान उस घोड़े पर बैठकर युद्ध से बाहर निकले और जैसे ही शंख बजे और वो घोड़ा वहां डांस करने लग गया, गोरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को वहां पर क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। अब इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग प्रकार के मत हैं। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर निपटा दिया गया, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर ले गए। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि रहते थे, उनका नाम था चंद्रवर्दाई, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, जिसको पूरा किया था उनके पुत्र जलहन ने। पृथ्वीराज रासो के अंदर कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर गजनी ले गया था और पृथ्वीराज चौहान को वहां क्या कैद करके रखा था। लेकिन चंद्रवर्दाई ने अपनी जो पुस्तक थी ना पृथ्वीराज रासो, वो अपने पुत्र जलहन को सौंपी, और चंद्रवर्दाई भी कहाँ चले गए थे, गजनी चले गए थे मोहम्मद गोरी के पास। और मोहम्मद गोरी को कहा कि आपने अभी तक हमारे सम्राट की वीरता देखी ही कहाँ है। हमारे सम्राट हमेशा शब्द भेदी बाण का यूज करते हैं, अगर आपको वीरता देखनी है तो आप उनका सामना कीजिए। तो मोहम्मद गोरी ने चंद्रवर्दाई की इस शर्त को क्या कर लिया, मंजूर कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को फुड़वा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वाने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को एक मैदान के अंदर खड़ा कर दिया गया, और उसकी एक जो 8वीं मंजिल थी ना, वहां पर मोहम्मद गोरी खड़ा था। तब पृथ्वीराज चौहान को एक तीर और एक कमान दिया गया था, और पृथ्वीराज चौहान को कहा एक तीर से तुझे मोहम्मद गोरी का काम तमाम करना है। और पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने में पृथ्वीराज चौहान हमेशा निपुण थे। तभी चंद्रवर्दाई ने एक वहां पर एक कहावत भी कही थी कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठे सुल्तान मत चूक चौहान। यह संकेत मिलते पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया और मोहम्मद गोरी वहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर चंद्रवर्दाई पृथ्वीराज चौहान के पास गया और पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवर्दाई ने ही मारा था, और चंद्रवर्दाई ने खुद के भी चाकू घोंप दिया। उन्होंने वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान से सम्राट पृथ्वीराज चौहान बने थे, और पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरता दिखाई थी। जय हिंद, जय भारत साथियों।